नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन आज बात करेंगे 2025 में कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि 2024 जा रही है। कल से जो है 2025 स्टार्ट हो जाएगी और 2025 में पढ़ाई कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके पास पहला तो सिलेबस होना चाहिए, दूसरा जो है आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, मतलब कि कौन से पीरियड में क्या पढ़ना है। ये तो सभी चीज़ें आपको सभी लोगों को पता होगी। लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं, आपका सिलेबस भी हो गया, आपने सब याद भी कर लिया, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको जो है बहुत सारी टेंशनें होती हैं। वहाँ पे आप माइंड कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पे एनालिसिस, और आपको जो है आप जब तैयारी करते हैं तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहे। आइए उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो यूपीपीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिससे मेरा जो पॉइंट व्यू है, मतलब मैंने जो एनालिसिस किया है, आप भी कर सकते हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। देखिए, जब भी आप कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए। वो तो बढ़िया है, सिलेबस सबके पास होता है और सब जानते होते हैं ये सिलेबस है। लेकिन जब भी आप जो भी प्रश्न अटेंड करते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ अनुच्छेद पूछे थे और एक तरफ संबंध पूछा था। तो ये आप देखिए, ये स्टैटिक का प्रश्न है, मतलब जो भी है जीके जीएस का प्रश्न है। पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था। अब ये प्रश्न पॉलिटी से जो पूछा गया था, देखिए जब भी प्रश्न आप करंट से ही रिलेटेड पूछा जाता है, जिस मंथ में परीक्षा होती उस मंथ का और पिछले 2 मंथ का करंट नहीं पूछा जाता है। अब 2 मंथ का करंट नहीं पूछा जाता है, लेकिन वहाँ से जो है स्टैटिक पूछी जा सकती है। अब जो स्टैटिक पूछी गई है, तो आइए देखें कि कैसे पूछी गई है। देखिए, जो नवंबर में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी, अब नवंबर में की गई थी, दिसंबर में पेपर हुआ, तो दिसंबर में नवंबर में 2 मंथ करंट पूछी नहीं जाती, लेकिन वो स्टैटिक तो पूछ सकता है। उससे रिलेटेड जो पद धारण किया है, उस पद का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो करंट में मुद्दा रहा था, वो मुद्दा लेकर उसने जो है उसका अनुच्छेद पूछा है। देखिए, आपको अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है अनुच्छेद पूछा है, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद है। अब जो आयोग है वो क्या बताना चाह रहा है तुमको, तो ये बताना चाह रहा है कि जो आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में है या नहीं है। देखिए, अब जिसने बच्चे ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पढ़ी होगी और उसने ठीक से पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, तो इस तरीके से अगर उसने अनुच्छेद भी पढ़ा होगा, तब उसका जो है, अब उसने अनुच्छेद देखिए अभी हाल ही में पढ़ा था, तो उसका ये प्रश्न सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद जो है 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अब उसने जो है करंट का मुद्दा पढ़ा था, लेकिन तो उसने स्टैटिक भी पूछ ली। तो ये देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो करंट के मुद्दे चलते हैं, कोई सम्मेलन होता है या कोई जो है क्या कोई नियुक्ति होती है या किसी का निधन होता है या कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो परीक्षा में बन सकता है उससे एग्जाम में, तो आपको देखिए जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उसका थीम क्या रहा है, कहाँ पे आयोजित किया गया और किसके द्वारा आयोजित किया गया, किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं कोई भी सम्मेलन हो। फिर अगर कोई नियुक्ति होती है तो भारतीय संविधान में उसका उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, क्या स्टैटिक रहा है, उससे रिलेटेड जो नियुक्ति हुई है, जो व्यक्ति है, उसके रिलेटेड में क्या याद रखना है। देखिए, जब भी आप, जैसे अभी हाल ही में जो है अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। अब वहां से वो प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है, वो आरबीआई के गवर्नर पूछे जा सकते हैं, कब बनाए गए थे, कौन से नंबर के बनाए गए थे, या पूछे जा सकते हैं आर्थिक सलाहकार कब रहे हैं, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या प्रधानमंत्री कब रहे हैं, कौन से सत्र में रहे हैं, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जो भी करंट का मुद्दा है, आप उससे रिलेटेड ही स्टैटिक याद करिएगा। उससे रिलेटेड जो स्टैटिक रहा है उन्हीं से प्रश्न बनाता है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद पूछा है 148 ही, वो क्यों पूछा है, क्योंकि आयोग जानता है कि बच्चे के जो दिमाग में वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई तो बच्चे ने पढ़ रखा होगा। देखिए, आयोग भी चाहता है कि तुम आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब उसने पढ़ रखा होगा तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे सही हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करते हैं जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग की उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो वित्त आयोग का उल्लेख जो है कहाँ पे किया गया, तो अनुच्छेद 280 में किया गया। अब ये वित्त आयोग के बारे में क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में बजट पास हुआ था, तो वित्तीय
चीज़ें संबंधित हैं। देखिए बजट का शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं जो वित्तीय मतलब फाइनेंस की बात करते हैं तो 280 में करता है। तो फाइनेंस का रिलेटेड भी अनुच्छेद रहा है, क्योंकि आपने बजट पढ़ा होगा तो ये भी अनुच्छेद पढ़ना पड़ा होगा आपको। तो और जो बजट के शब्द है वित्तीय विवरण का बात किया गया अनुच्छेद 112 में, और ये इसके साथ भी आपने 280 भी पढ़ा होगा, तो ये वो भी अनुच्छेद। देखिए जब भी करंट का मुद्दा रहता है तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। और आपको देखिए जब भी आप कोई करंट का टॉपिक पढ़ें तो हमेशा ध्यान रखिए उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जरूर याद रखिएगा। अगर वो करंट का नहीं पूछेगा तो वहीं से वो प्रश्न बनाता है। और एक देखिए और प्रश्न यहीं से पूछा गया है, 2 बार इन्होंने जो पूछा है। देखिए अनुच्छेद 148 फिर पूछा है। अनुच्छेद 148 क्यों पूछा है? क्योंकि ये चर्चा में रहा था। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए? के संजय मूर्ति जी बनाएंगे। तो देखिए 2 बार उन्होंने यूपीपीसीएस में 2 बार अनुच्छेद दिया, यही अनुच्छेद दिया क्योंकि बच्चे को पता है ये अनुच्छेद उसने पढ़ रखा हुआ। आयोग भी आपकी हेल्प ही करता है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछा गया था। और जब भी आयोग प्रश्न बनाता है तो आयोग जो प्रश्न बनाता है उससे में भी कुछ चीज़ें जो है कॉमन देता है। अब कॉमन कैसे देता है? देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए वित्त आयोग का अनुच्छेद उसने खुद बताया था। अब यहाँ पे वित्त आयोग का अनुच्छेद देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाता था। और निर्वाचन आयोग की बात इसमें नहीं की गई है। और जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अनुच्छेद 148 में नहीं की गई, क्योंकि अनुच्छेद 148 में अभी यहीं पे उसी ने बताया नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो ये देखिए, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो एक प्रश्न और पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? यह पूछा गया था लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी। तो देखिए जब लोकपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की चयन समिति के सिफारिश पर की जाएगी, ये उसने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और जो समिति का अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री होंगे। जो समिति बनाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसने वो भी बता दिया कि अध्यक्ष जो होगा प्रधानमंत्री होगा। अब प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होगा उसके अलावा पूछा है कौन कौन शामिल होता है। अब प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो सांसद होते हैं वही उन्हीं में से चुना जाता है, क्योंकि जो सांसद बनते हैं वही प्रधानमंत्री उन्हीं में से चुना जाता है। अब लोकसभा से चुना जाता है। अब लोकसभा से चुना जाता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये थी, क्योंकि लोकसभा से जब चुना जाता है तो लोकसभा का क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष भी होगा उसमें, जाहिर सी बात है। और विपक्ष के नेता भी होंगे लोकसभा के में, जो विपक्ष के नेता होते हैं, क्योंकि सांसद एक ही पार्टी से नहीं बनते, सांसद तो बहुत सारी पार्टी से बनते हैं, कोई विपक्ष का भी होता है। तो ये भी आपको कॉमन से याद रखना होता है। अब यहाँ पे जो है लोकपाल होता है वो न्यायमूर्ति होता है। तो न्यायमूर्ति जो है क्या करता है? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के वो नाम निर्दिष्ट करते हैं, उन्हीं को जो है बनाया जाता है लोकपाल। अब वहाँ पे लोकपाल बनाया तो इसका मतलब ये भी शामिल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सभी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर राज्य के सभापति, देखिए उपराष्ट्रपति का कोई किरदार नहीं होता है, याद रखिए उपराष्ट्रपति का कोई किरदार नहीं होता है। सिर्फ उसका ये कार्य होता है, अगर राष्ट्रपति पद खाली है तब वो अपना कार्य करता है, वरना उसका कोई कार्य नहीं होता। अब यहाँ पे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो क्या होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता, इसका मतलब ये वाला शामिल नहीं होगा। अब देखिए 2 वाला अगर आप काटेंगे तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ये आंसर आप आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि आपको समझने की उसने पहले बता दिया कि प्रधान जो समिति बनेगी वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा और प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो होंगी, कॉमन सी चीज़ें। तो आप देखिए जब भी दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आयोग ही सरलता से आपको बताता जाता है आपको क्या क्या करना है। तो ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में मेरा जो एनालिसिस रहा है वो आपको बताया है। और देखिए जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ें, जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, तो आप पुस्तक देखिए कोई डॉक्टर जो पीएचडी वगैरह किए हो उसकी पुस्तक आपको पहले तो पढ़नी चाहिए। फिर जो है आप कोई भी पुस्तक पढ़ें, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको विस्तार से पढ़िए। कभी भी देखिए जब आप कोई टॉपिक विस्तार से पढ़ लेते हैं तो आपको जो टॉपिक याद होता है और जो टॉपिक से जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो आपको याद रहते हैं, क्योंकि अब आपने ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया तो आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो नहीं याद होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा होगा टोटल तो आपको ये याद रहेगा। अब देखिए आयोग जो है वो प्रश्न किस तरीके से बनाता है,
प्रश्न देखिए कंपटीशन बहुत हो गया है, और कंपटीशन होने की वजह से जो आयोग है वो डिटेल से प्रश्न पूछता है। अब देखिए डिटेल से कितना प्रश्न पूछा था, लेकिन सरल से प्रश्न पूछा था। तो आप इस तरीके से जो है प्रश्न पढ़िए और इस तरीके से आप टॉपिक को पढ़िए कि जो भी क्वेश्चन है और जिस टॉपिक से आता है वो टॉपिक आपका विस्तार से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप जो है परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप परीक्षा आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेरा जो एनालिसिस रहा है इतने दिन से वो आपको बताया है, और आप जो है 2025 में आपके जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो आप विस्तार से पढ़ेंगे। जो करंट का मुद्दा है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, भले ही आपकी करंट नहीं आती कोई एग्ज़ाम में ना आए करंट, लेकिन आप जो है जो आप करंट से जब रिलेटेड रहेंगे तो आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा उसका, और स्टैटिक से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप जब तैयारी करेंगे तो आपका जो है परीक्षा आसानी से हल हो जाएगा। तो मेरा जितना एनालिसिस रहा था वो आप पे चर्चा किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।